नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं कई सारे चैप्टर 6 के डिडक्शन आते हैं। एटीसी, सीसीसी, एटीसीसी D1B वगैरह वगैरह। उसके बाद आती है एटीडी, उसके बाद एटीई, उसके बाद एटीजी। अब ये सारे सेक्शन क्या है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता दूं कि आरटीआर से रिलेटेड एक मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं। उसमें कुछ वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। एटीसी भी मैंने लास्ट समझा दिया है। एटीडी के बाद मैं आज बताने वाला हूं और मैं बताऊंगा इफेक्टिव तरीके से एटीडी के अलावा भी और भी कौन से ऐसे चीजें जहां आप एडिशनल चीजें आप क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। आपको पता है दोस्तों, जो रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है उसमें दो पोर्शन होगी। एक तो होगी इंटरेस्ट का, एक होगी प्रिंसिपल की। अब प्रिंसिपल की जो पोर्शन है वो तो एटीसी के साथ ऐड होके जो वो 1.5 लाख की लिमिट है उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन जो इंटरेस्ट का पोर्शन है दोस्तों, इंटरेस्ट पोर्शन की जो आपकी डिडक्शन मिलती है वो मिलती है किसमें, 24B में। लेकिन दोस्तों अभी एक दो सेक्शन और इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एटीईई और एटीईए। एटीई नहीं, एटीई है एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट का। मैं बोल रहा हूं एटीईई, इंग्लैंड एंड एटीईए मतलब इंग्लैंड अमेरिका। तो ये दो सेक्शन इंट्रोड्यूस करिए। अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल करते हैं, ये कंडीशन भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो टैक्स प्लानिंग की वीडियो है वहां आप देख सकते हैं। बट फिर से मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट दे दूं। आपको पता है अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड आपकी प्रॉपर्टी है तो 24B में आपको कितना डिडक्शन मिलता है, 2 लाख रुपए। ठीक है, अप टू 2 लाख। 2 लाख मतलब ये नहीं कि 2 लाख मिलेगी। अगर आपकी इंटरेस्ट से मान लीजिए 4 लाख रुपए गई है तो 2 लाख रुपए 24B में मिलेगी। लेकिन अगर आपने लोन लिया है अप टू 45 लाख का और बैंक से लिया है, और किसके बीच में लिया है, 1/4/19 से 31 मार्च 21 के बीच में लिया है, और अगर आपका इंटरेस्ट 4 लाख से ज्यादा हो जाता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, इतनी सारी कंडीशन के बाद आपको ये सारे कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन एटीईए आपको 1.5 लाख का एडिशनल इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। मतलब 2 लाख तो 24B में प्लस 1.5 लाख इसमें भी। तो ये अप टू है, हो सकता है मान लीजिए 3 लाख आपकी टोटल इंटरेस्ट है तो 24B में 2 लाख और 1 लाख इसमें, तो अप टू 1.5 लाख इसमें एडिशनल मिलेगी। अब एक सेक्शन है अंडर सेक्शन एटीईई कि अगर आपने घर लिया है 1 अप्रैल 2016 और मार्च 31 2017 के बीच में, जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख है और लोन 35 लाख तक ही है, उसमें प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी एटीईए में, 45 लाख। 45 लाख में आपको लोन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 45 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि लोन अप टू 45 लाख। तो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग लिमिट दी हुई है। प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख और लोन अमाउंट 35 लाख एटीई के लिए। और लोन कब लिया है, 16 से 17 के बीच में। तो आपको एटीईए का रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए आप कब लोन लिए हैं, 1/4/2019 से 31 मार्च 2021 के बीच में, तभी ये मिलेगा। तो एटीई में मैक्सिमम 50,000 का रिबेट है। तो मतलब 2 लाख हो गया आपको 24B का, प्लस 50,000 हो गई एटीई की। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 16-17 में लोन लिया है और 50 लाख की प्रॉपर्टी और 35 लाख तक का लोन लिया है तो ठीक है। बट अगर आपने 19 से लेके 21 मतलब FY 19-20 या 20-21 में लोन लिया है और अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू अप टू 45 लाख है तो आपने जितना भी लोन लिया हो, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, 45 लाख से ज्यादा, तो आपको 24B में तो 2 लाख का मिलेगा ही, प्लस 1.5 लाख का यहां भी मिलेगा। लेकिन एक चीज है कि दोनों में फर्स्ट टाइम आप होम बायर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कितना भी हो उसमें चलेगा। 24B में आप हो सकता है दूसरा घर हो उसमें भी मिल सकता है, लेकिन एटीईए में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों अब एक चीज ध्यान में रखो। अब सिंपली सोचिए, आपने कोई एक घर लिया, आपके 2 घर हैं, आप उसको अगर रेंट पे लगा दिया ना तो आपको क्या होगा ना, आपको टोटल इंटरेस्ट 24B में वो आप क्लेम कर सकते हैं। ये फायदेमंद है। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर आपका 4 लाख का इंटरेस्ट है और आपने लोन लिया है से मान लीजिए 1999 में, या फिर मान लीजिए कि 2016 से पहले लिया है, तो ना तो एटीई की बेनिफिट मिलेगी ना ही एटीई की बेनिफिट मिलेगी। अब उसका इंटरेस्ट है 4 लाख रुपए। आपके पास 2 घर है, आप नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं जो आपने नया परचेज किया है, और पुराने घर को रेंट पे चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करने से अच्छा है दोस्तों, आप नए घर को ही रेंट पे चढ़ाइए
और उससे जो रेंटल वैल्यू आएगी ना, उसमें एक तो आपको 30% का डिडक्शन भी मिलेगा और दूसरा आपको 4 टोटल आपका डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का, जो आप इनकम से घटा सकते हैं। अब बोलिएगा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव हो गई, तो वो आपको सेटअप हो जाएगा दूसरे इनकम से। तो ये चीजें टैक्स प्लानिंग होती है, ऐसे ही टैक्स बचता है। ठीक है, ज्यादा आपको टैक्स बचाना है, सीएच के पास जाइए, बहुत सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया, आप ऐसे करके कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने किसी टावर में एक घर बुक किया है, कोई रेंट पे नहीं ले रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, ऊपर की में कंस्ट्रक्शन चालू है। कुछ नहीं यार, अपने फ्रेंड को दे दो 2000 रुपए पे, एक एग्रीमेंट कर लो 2000 रुपए पे उनको दे दो, तो 12 दूनी 24,000 रुपए की आपकी रेंटल वैल्यू हो गई। पहले तो इसमें 30% का ऑटोमेटिक डिडक्शन मिल जाएगा रिपेयर मेंटेनेंस के नाम पे, तो 24,000 में 30% तो वैसे ही घट गए। कितना हो गया, मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए 6-7 हजार रुपए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अब कितना बचा, 18,000 रुपए। अब 18,000 में 4 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट माइनस हो गए, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आपकी टोटल इंटरेस्ट कितनी गई, 3,82,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला। वैसे 24B में कितना मिलता, 2 लाख रुपए आपके इनकम से घटते, तो है ना बेनिफिट का सौदा। इसके बाद दोस्तों एटीडी, आपको भी पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हैं तो 25,000 तक, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो, और अपने पापा के लिए कर रहे हैं सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक। ठीक है, और बट टोटल ओवरऑल एटीडी में आप 1 लाख तक की आप लिमिट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एटीडीडी में अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है डिपेंडेंट का, तो अप टू 75,000 उसमें क्लेम कर सकते हैं। एटीडीडी भी कुछ सर्टेन डिजीज है, जैसे मान लीजिए न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट या हीमेटोलॉजिस्ट, इस तरीके की कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेज हैं इन्होंने जो लिखा है। ठीक है, तो उसमें 40,000 तक की एडिशनल आप डीडीबी में आप क्लेम कर सकते हैं। एटीई में आपको पता है कि जो एजुकेशन लोन है उसकी पूरी की पूरी इंटरेस्ट आप इसमें क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी अपर लिमिट। एटीई एंड एटीई मैं बता चुका हूं, और एटीजी पता है आपको, डोनेशन के लिए किसी फंड में 100%, अगर कोई एक सर्टेन डोनेशन फंड है तो, और किसी सर्टेन डोनेशन फंड में 50%। तो वो जो डिपेंड करता है, वो तो आपको जो वो इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट देंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद एटीजीजी में अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, आप नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपको एचआरए बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपको 5,000 रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 5,000 रुपए या 25% ऑफ टोटल इनकम, व्हिच एवर इज लोअर, तो मैक्सिमम 5,000 तक की आपको डिडक्शन इसमें मिल जाएगी। एटीजीजीए अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशन देते हैं तो फुल अमाउंट आपका डिडक्शन में चला जाएगा। और एटीजीजीसी अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं चंदा, तो वो भी पूरा का पूरा अमाउंट आपका डिडक्शन हो जाएगा। ये सब एटीसी से अलग है, ये ध्यान रखने का है। ठीक है, तो इसमें आप 1.5 लाख से ज्यादा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज आती है कि एटीडी में मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 तक की इंडिविजुअल के लिए, अगर आप पापा के लिए कर रहे हैं तो वो लिमिट भी इंक्रीज होगी। तो टोटल मान लीजिए मैं मेरी वाइफ और अपने पापा के लिए कर रहा हूं, तो मेरी और मेरी वाइफ और बच्चे की तो फ्लोटर कवर आती है 25,000 में, वो पूरी हो गई। उसके बाद मम्मी पापा की मैंने मान लीजिए 50,000 में ले ली, तो टोटल मुझे 75,000 की डिडक्शन मिल गई। ठीक है, उनकी भी हेल्थ इंश्योरेंस हो गई। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये तो मैंने चैप्टर 6 के बारे में बताया कि ये सब कोई क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो सैलरीड इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। अब जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, अब इसमें क्या क्लेम करेंगे, उनकी जो बिजनेस इनकम है उसी में से ये सब घटाएंगे। मान लीजिए बिजनेस इनकम में से एक्सपेंसेस घटा लिया, जो ग्रॉस टोटल इनकम आई उसी में से आप ये सारे डिडक्शन घटाएंगे। लेकिन सैलरी इंडिविजुअल के लिए थोड़ी सी बेनिफिट और क्या है, उनको एग्जम्पशन मिलता है कुछ अंडर सेक्शन 10। अब वो क्या है वो बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।